झिलमिल नाम की एक लड़की थी जो गांव में अपने माँ बाप के साथ खुशी खुशी रहती थी। एक दिन अचानक से उसके माता पिता एक सड़क हादसे में गुजर जाते हैं। शहर से झिलमिल के चाचा उससे मिलने आते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। शहर जाकर वहां की चमक धमक देखकर झिलमिल बहुत हैरान होती है। उसकी दो नई सहेलियां भी बनती हैं, लेकिन झिलमिल उनसे अपनी सच्चाई छुपाती है कि वो गरीब है। लेकिन एक दिन उन्हें सब पता चल जाता है जब वो झिलमिल के घर आ जाती हैं। आइए साथ मिलकर देखते हैं गरीब स्टूडेंट के घर आई अमीर सहेलियों की कहानी। बेटा झिलमिल, तुम यहाँ अकेले क्या करोगी? तुम मेरे साथ शहर चलो, मैं वहां पर तुम्हारा दाखिला एक अच्छे स्कूल में करवा दूंगा और तुम्हें अकेले भी नहीं रहना पड़ेगा। पर चाचा जी, मैं तो कभी शहर में नहीं रही। अरे चिंता क्यों करती हो बेटी, मैं तो हूं ना। और यहाँ तो अच्छी पढ़ाई भी नहीं होती। तुम इतनी समझदार हो पढ़ाई में, शहर में तुम्हारा भविष्य और अच्छा होगा। ये सुनकर झिलमिल सोच में पड़ जाती है और अपने चाचा से कहती है, ठीक है चाचा जी, जैसा आपको ठीक लगे। और माँ पिताजी होते तो वो भी यही चाहते कि मैं अच्छे से पढ़ाई लिखाई करूं। इसके बाद झिलमिल के चाचा उसे अपने साथ शहर ले जाते हैं। वो शहर की एक छोटी सी बस्ती में रहते थे। वहीं पर उनकी एक छोटी सी झोपड़ी थी। बेटा, यहीं बस्ती के पास एक बहुत बड़ा और अच्छा स्कूल है। मैं कल तुझे वहीं ले चलूंगा और तेरा दाखिला करवा दूंगा। मगर चाचा जी, अगर स्कूल बहुत बड़ा है तब तो वहाँ की फीस भी बहुत ज्यादा होगी ना। अरे बेटा, तू चिंता मत कर, अभी मैंने कुछ पैसे जमा कर रखे हैं और फिर अगर तू अच्छे से पढ़ाई करेगी तो तुझे स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी। इसलिए तू बस मन लगाकर पढ़ाई शुरू कर। ठीक है चाचा जी, अब आप बेफिक्र हो जाइए। मैं अच्छे से पढ़ूंगी और आपका नाम रोशन करूंगी। फिर क्या था, अगले दिन झिलमिल के चाचा उसे लेकर स्कूल जाते हैं और वहां उसका दाखिला करा देते हैं। ये स्कूल वाकई में काफी बड़ा था और यहाँ सिर्फ अमीर घरों के बच्चे ही आते थे। और ये बात झिलमिल को जल्दी ही पता लग जाती है। उसकी दोस्ती सबसे हो जाती है क्योंकि वो पढ़ाई में अच्छी थी। उसकी दो खास दोस्त बनती हैं, शगुन और मीरा। झिलमिल, मीरा, पता है कल रात जब मेरे पापा घर वापस आए ना, तो उन्होंने मुझे ये तोहफा गिफ्ट किया। ये पेन, पता है ये पूरे 5,000 का पेन है। ये सुनकर झिलमिल तो चौंक ही जाती है और वो सोच में पड़ जाती है। ये पेन ही पूरे 5,000 का है। चाचा जिस फैक्ट्री में काम करते हैं वहाँ पूरे महीने काम करने के बाद जाकर उन्हें 5,000 रुपए मिलते हैं। झिलमिल ये सब सोच ही रही थी कि तभी मीरा कहती है, अरे वाह, पेन तो बहुत सुंदर है शगुन, मगर तेरे पास ये क्या करेगा, तू तो पढ़ाई करती नहीं। इस बात पर तीनों सहेलियां हंसने लगती हैं कि तभी शगुन कहती है, अरे झिलमिल, ये पेन तू रख ले मेरी तरफ से। वैसे भी हम तीनों में सबसे ज्यादा समझदार तू ही तो है। अरे नहीं, ये इतना महंगा पेन भला मैं कैसे रख सकती हूँ शगुन। अरे ये इतना भी महंगा कहाँ है झिलमिल, रख लेना, देख तेरे पेन की इंक भी खत्म होने वाली है। हाँ झिलमिल, रख ले। शगुन और मीरा के बहुत जिद करने पर झिलमिल वो पेन रख लेती है। इसके बाद मीरा कहती है, अरे हाँ झिलमिल, शगुन, तुम दोनों को कल मेरे जन्मदिन की पार्टी पर घर आना ही होगा, ठीक है? मैंने अपनी क्लास के सारे बच्चों को बुलाया है। क्या, घर आना होगा? ये सुनकर झिलमिल थोड़ा परेशान हो जाती है। अगर मैं इसके घर गई तो कुछ दिन बाद मेरा जन्मदिन है, तो ये भी मेरे घर आने की जिद करेंगी। और भला मैं अपनी गरीब बस्ती की छोटी सी झोपड़ी में इन्हें कैसे ले जा पाऊंगी? क्या हुआ झिलमिल, किस सोच में पड़ गई? तू भी आएगी ना? नहीं मीरा, वो मेरा घर तो बहुत दूर है ना, मैं कैसे आ पाऊंगी? अरे झिलमिल, तो मैं तुझे अपनी गाड़ी से लेने आ जाऊंगी ना। अपने घर का पता तो बताना जरा। क्या? नहीं, रहने दो शगुन, वो मेरे चाचा जी है ना, मैं उनसे कह दूंगी, वो मुझे अपनी गाड़ी से छोड़ देंगे। मैं आ जाऊंगी। ठीक है, फिर कल मिलते हैं दोस्तों। अगले दिन शाम को स्कूल से आने के बाद झिलमिल बड़ा परेशान हो जाती है। अब क्या करूं? अगर मैं मीरा के जन्मदिन पर उसके घर गई तो उसे तोहफे में क्या दूंगी? शगुन ने मुझे 5,000 का पेन तो यूं ही दे दिया था, पर अब मैं क्या करूं? अगर मैं गई तो क्या पहन कर जाऊंगी? मेरे पास तो अच्छे कपड़े भी नहीं, सब पुराने सलवार सूट ही रखे हुए हैं। झिलमिल ये सब सोच ही रही थी कि तभी वहां उसके चाचा जी आ जाते हैं और वो झिलमिल को इतना परेशान देखकर कहते हैं, क्या हुआ झिलमिल बेटा, तुम इतनी परेशान होकर इधर उधर क्यों घूम रही हो? चाचा जी, आज मीरा का जन्मदिन है, उसने मुझे अपने घर बुलाया है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा उसे क्या तोहफा दूं। वो तो इतनी अमीर है ना। अरे बेटा, अगर वो इतनी अमीर है तब तो उसके पास पहले से सब कुछ होगा, तो उसे तुम्हारा महंगा तोहफा थोड़ी चाहिए होगा। मैं एक काम करता हूँ, उसे मेरे हाथ का कढ़ी चावल पसंद है ना, तो मैं बनाकर एक डिब्बे में पैक करके दे देता हूँ। तुम उसे खिला देना और मुझसे 50 रुपया ले लो बेटा, उसके लिए चॉकलेट ले लेना।
झिलमिल को ये सब सुनने में बहुत अच्छा तो नहीं लगता, मगर अब उसके पास और कोई चारा भी नहीं था, इसलिए वो ऐसा ही करती है और वो कढ़ी चावल का डब्बा और 50 रुपए की चॉकलेट लेकर शगुन के घर की तरफ पैदल ही चल पड़ती है। तभी एक गाड़ी आकर उसके पास रुकती है और उस गाड़ी में से शगुन उतरती है। अरे झिलमिल, तुम पैदल जा रही हो? भला क्यों? तुम तो अपने चाचा की गाड़ी से जाने वाली थी ना? अपना झूठ पकड़े जाने से झिलमिल सकपका जाती है। हाँ, वो दरअसल मैं ना, मेरे चाचा को एक काम आ गया था, तो मैंने सोचा मैं वॉक करके जाऊं, इससे मेरी सेहत भी अच्छी रहेगी। क्या तू भी झिलमिल, अब आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, वरना तू पैदल तो कल तक पहुंचेगी वहाँ। झिलमिल शगुन की गाड़ी में बैठ जाती है। वो पहली बार इतनी बड़ी गाड़ी में बैठी थी, इसलिए उसे बड़ा अच्छा लग रहा था। थोड़ी देर में वो दोनों मीरा के घर के बाहर पहुंच जाते हैं और मीरा का घर देखकर तो झिलमिल हैरान ही हो जाती है। वो घर किसी महल से कम नहीं था। वाह, ये घर तो बहुत सुंदर है ना शगुन? क्या हुआ झिलमिल, तुम मीरा के घर को देखकर ऐसे क्यों कह रही हो? ये तो बस एक आम घर ही है। क्या आम घर? हाँ, अच्छा चलो अंदर चलते हैं। झिलमिल और शगुन दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। अंदर से भी मीरा का घर बहुत सुंदर था और वहाँ स्कूल के सभी बच्चे मौजूद थे और पार्टी कर रहे थे। अरे दोस्तों, आओ, मुझे तो तुम दोनों का ही इंतजार था, मैं तुम लोगों के साथ ही केक काटूंगी। झिलमिल, मीरा और शगुन मिलकर मीरा के जन्मदिन का केक काटते हैं और फिर खूब मजे करते हैं। थोड़ी देर बाद मीरा को गिफ्ट देकर बाकी सब बच्चे जाने लगते हैं। सबके जाने के बाद झिलमिल थोड़ा संकोच करते हुए अपनी दोस्त से कहती है, मीरा, वो मुझे जल्दबाजी में कुछ समझ नहीं आया कि तुम्हारे लिए क्या लाऊं, और जब चाचा जी को पता चला कि तुम्हारा जन्मदिन है तो उन्होंने तुम्हारे लिए ये कढ़ी चावल भिजवाया अपने हाथों से बनवा कर। क्या? अरे वाह झिलमिल, मेरा कितने दिन से ये खाने का मन था। सबसे अच्छा तोहफा तो तुमने ही मुझे दिया। इतना कहकर मीरा झिलमिल को गले लगा लेती है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ मीरा, देर हो रही है। अरे झिलमिल, मैं तुम्हें अपनी गाड़ी से छुड़वा देती हूँ ना, चिंता मत करो। बताओ तुम्हारा घर कहाँ है? अरे नहीं मीरा, मैं चली जाऊंगी, तुम चिंता मत करो। इतना कहकर झिलमिल जल्दी से अपने घर वापस आती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और अब झिलमिल का जन्मदिन आने वाला था। लेकिन झिलमिल का जन्मदिन था, उसके एक दिन पहले ही पता नहीं कैसे मीरा और शगुन को पता चल जाता है। वो झिलमिल से कहती हैं, अरे झिलमिल, कल तुम्हारा जन्मदिन है और तुमने हमें बताया भी नहीं। भला ये क्या बात हुई? हम पार्टी लिए बिना नहीं मानने वाले। झिलमिल को कुछ समझ नहीं आता तो वो यही बोल देती है, नहीं दोस्तों, वो दरअसल मैं भी भूल गई थी कि कल मेरा जन्मदिन है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम दोनों को स्कूल की कैंटीन में पार्टी दे दूंगी ना। लेकिन घर आकर अब झिलमिल और ज्यादा परेशान हो जाती है। हे भगवान, अब क्या करूं? कैंटीन का खाना तो बहुत महंगा होता है, इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी? मैंने झूठ बोला ही क्या? मुझे सबको सच बता देना चाहिए था कि मैं बस्ती में रहती हूँ और गरीब हूँ। झिलमिल फिर से परेशान होकर इधर उधर टहलने लगती है। लेकिन तभी उसकी नजर सामने टंगी शर्ट पर पड़ती है जो कि उसके चाचा की थी, और झिलमिल उस शर्ट की जेब देखने लगती है। झिलमिल को उसमें 500 रुपए का एक नोट भी मिल जाता है। ये क्या, 500 रुपए? इसमें तो मैं आराम से मीरा और शगुन को कैंटीन में पार्टी दे पाऊंगी। क्या करूं? वैसे भी चाचा जी को पता थोड़ी लगेगा, उन्हें लगेगा कि पैसे कहीं गिर गए। कह दूंगी मैंने नहीं लिए, इसे अपने पास ही रख लेती हूँ। झिलमिल उन पैसों को अपने पास रख लेती है। शाम को उसके चाचा उससे पूछते भी हैं कि क्या झिलमिल ने उनकी शर्ट से पैसे लिए, मगर झिलमिल साफ इनकार कर देती है। अगले दिन उन्हीं पैसों से झिलमिल अपने दोस्तों को पार्टी दे देती है, मगर घर आने के बाद उसे बहुत बुरा लगता है कि उसने चोरी की। तभी उसके चाचा घर आ जाते हैं। बेटा झिलमिल, जन्मदिन मुबारक हो। देखो, मैं तुम्हारे लिए एक छोटा सा जन्मदिन का केक लाया हूँ। मैं तो तुम्हारे लिए बहुत सा सामान लाना चाहता था, जिसके लिए मैंने ज्यादा काम करके पैसे भी जमा किए थे, मगर शायद वो मेरी जेब से कहीं गिर गए। मगर कोई बात नहीं, हम अभी भी अच्छे से तुम्हारा जन्मदिन मना सकते हैं। अपने चाचा की ये बात सुनकर झिलमिल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो जोर जोर से रोने लगती है। ये देखकर उसके चाचा को कुछ समझ नहीं आता। क्या हुआ झिलमिल बेटा, तुम रो क्यों रही हो? क्या तुम्हें अपने मम्मी पापा की याद आ रही है? नहीं चाचा जी, ये बात नहीं, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ही वो पैसे चुराए थे आपकी जेब से। झिलमिल अपने चाचा को सारी बात बता देती है। कोई बात नहीं झिलमिल बेटा, वो पैसे मैंने तुम्हारे लिए ही तो जमा किए थे ना। बस अब तुम अपने दोस्तों से और झूठ मत बोलना, उन्हें सब सच बता देना। अगर वो तुम्हारे सच्चे दोस्त होंगे तो तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। झिलमिल एक बार फिर से अपने चाचा से माफी मांग लेती है और ये फैसला कर लेती है कि वो आइंदा से अपने दोस्तों से बात ही नहीं करेगी, क्योंकि उसमें सच बोलने की हिम्मत नहीं थी। इस बात से मीरा और शगुन भी बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि झिलमिल उन दोनों से बिल्कुल बात नहीं कर रही थी। और एक दिन अचानक से झिलमिल बीमार हो जाती है और वो कुछ दिन स्कूल नहीं जाती।
इस बात से परेशान होकर मीरा और शगुन ही झिलमिल की झोपड़ी में आ जाती हैं। उन्हें देखकर झिलमिल दंग रह जाती है। तुम दोनों यहाँ कैसे? हमने स्कूल टीचर से तेरे घर का पता किया झिलमिल, तू इतने दिन से स्कूल नहीं आ रही थी तो। हाँ झिलमिल, और तुम कब से हमसे बात भी नहीं कर रही थी, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? झिलमिल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए अपने दोस्तों से कहती है, वजह तो यही है दोस्तों कि मैं बहुत गरीब हूँ और तुम लोग कितने अमीर हो। मुझे इस बात से बहुत शर्म आती थी और फिर मेरे जन्मदिन की पार्टी देने के लिए अपने चाचा जी की जेब से मैंने पैसे चुराए। मुझे उस बात का इतना ज्यादा दुख हुआ कि मैंने फैसला कर लिया कि मैं अब और किसी से झूठ नहीं बोलूंगी। तू सच में पागल है झिलमिल, तू हमें सब बताती तो हम समझ जाते ना, और हमने पैसे के लिए थोड़ी दोस्ती करी थी तुमसे। तू हमारी अच्छी दोस्त है और हमेशा रहेगी, मुझे माफ कर दो दोस्तों। तीनों दोस्त एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और तभी झिलमिल के चाचा जी वहां पर सबके लिए समोसे लेकर आ जाते हैं और सब मिलकर खूब बातें करते हैं। हर्षी की पड़ोसन उर्मी बहुत झगड़ालू थी। वो दिन रात सबसे लड़ती। लड़ते समय वो बिल्कुल कुत्ते की तरह भौंकने लगती थी। पड़ोस में रहने के कारण हर्षी और उसके परिवार को उर्मी के कुत्ते जैसी आवाज झेलनी पड़ती थी। उर्मी के घर से जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी। ये उर्मी की आवाज है ना? हाँ माँ जी, अपनी सास या ननद से लड़ रही होगी। उर्मी की आवाज सुनकर हर्षी का पालतू कुत्ता गूगल भी जोर जोर से भौंकने लगता है। ना जाने गूगल को क्या हो जाता है, ये भी भौंकने लगा। इसे लगता है कि इसका कोई दोस्त भौंक रहा है। उर्मी जब चिल्लाती है तो लगता है जैसे कुत्ता भौंक रहा है। उर्मी के घर से आए दिन उसके लड़ने और चिल्लाने की आवाज आती, जिससे हर्षी और उसके परिवार को बहुत डिस्टरबेंस होती। उस दिन उर्मी अपनी ननद सोनी से लड़ रही थी। ना जाने कब तेरी शादी होगी और तू अपने घर जाएगी, मैं तेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है भाभी, क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? तू मेरे पीछे पड़ी है, जब से शादी करके इस घर में आई हो तेरी मनहूस शक्ल देख देख कर थक गई हो, निकल जा मेरे घर से। उर्मी सोनी को उसका हाथ पकड़कर घर से निकालने लगती है। ऐसा मत करो भाभी, मैं कहाँ जाऊंगी। उर्मी के घर से सोनी के गिड़गिड़ाने और साथ में उसकी सास निर्मला के रोने की आवाज आ रही थी। जब ये सब हो रहा था उस समय उर्मी का पति अतुल ऑफिस में था। आज तो हद ही हो गई, उर्मी अपनी ननद सोनी को घर से निकाल रही है। तू कुछ कर बहू, मुझसे इसका भौंकना बर्दाश्त नहीं हो रहा। हर्षी उर्मी के पति अतुल को फोन करती है। हेलो अतुल भाई साहब, मैं आपकी पड़ोसन हर्षी बोल रही हूँ। हर्षी भाभी, बोली ना आज कैसे याद किया? घर में सब खैरियत तो है? मेरे घर में सब खैरियत है, आपके घर में खैरियत नहीं है। ये आप क्या कह रही हैं? आपकी पत्नी उर्मी जोर जोर से चिल्ला रही है और आपकी बहन सोनी को घर से निकाल रही है। क्या? मैं 10 मिनट में घर पहुंच रहा हूँ। अतुल 10 मिनट में घर पहुंच जाता है और उर्मी को शांत करता है, लेकिन इस बीच उर्मी के कुत्ते जैसी आवाज की वजह से हर्षी की 7 महीने की बेटी निया की नींद खुल जाती है और वो जोर जोर से रोने लगती है। हर्षी की सास निया को गोद में लेकर चुप कराने लगती है। उर्मी की वजह से मेरी बच्ची की नींद पूरी नहीं हो पाती, पता नहीं सिर्फ हम ही परेशान हैं, क्या दूसरे पड़ोसियों को कोई दिक्कत नहीं है? माँ जी, इसकी शिकायत करनी पड़ेगी। हर्षी का परिवार एक बड़ी सी सोसाइटी में रहता था जहाँ 100 से ज्यादा फ्लैट्स थे। हर्षी शाम को निया को लेकर सोसाइटी में बने पार्क में घुमाने ले जाती है। वहाँ उसे मिसेस चोपड़ा मिलती हैं। अरे हर्षी, आज तुम्हारे पड़ोस से बहुत चिल्लाने की आवाज आ रही थी, वो आवाज आपने भी सुनी? हाँ, उस आवाज की वजह से मेरे पति की मीटिंग डिस्टर्ब हो गई। मेरे पति अभी घर से ही काम करते हैं ना। ये किसकी आवाज है, अक्सर सुनने को मिलती है? अरे मेरी पड़ोसन उर्मी है, आए दिन अपनी सास और ननद से लड़ती है। कोई नहीं मिलता है तो पति से लड़ने लगती है। ओह माय गॉड, हाउ मीन शी इज। इस तरह से लड़ता है क्या कोई? मैं तो रियली बहुत परेशान हूँ। ऐसे पड़ोसी मिल जाएं तो कौन नहीं परेशान होगा। उफ। बातें करने के बाद हर्षी निया को लेकर घर वापस आ जाती है। उस रात जब हर्षी के पति नीरज घर आते हैं तो वो उन्हें सारी बात बताती है। तुम तो सारा दिन घर में नहीं रहते हो, उर्मी के कुत्ते जैसी आवाज हमें झेलनी पड़ती है। तो मैं क्या करूं? अब उर्मी को मैं तो चुप नहीं करा सकता ना। हम ये घर ही छोड़ देते हैं, कहीं किराए पर रह लेंगे। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? अपना घर होते हुए किराए पर कौन रहता है? मुझसे और माँ जी से और बर्दाश्त नहीं होगा। निया की नींद पूरी नहीं हो पाती है। उर्मी के कुत्ते जैसी आवाज की वजह से ये बेचारी नींद से जागकर रोने लगती है। इसे चुप कराने में घंटों लग जाते हैं। नीरज हंसते हुए कहता है गूगल को दोस्त मिल गई, और क्या चाहिए? गूगल को भी उर्मी का भौंकना नहीं पसंद। नीरज बातों को हंसकर टाल देता है और सब खाना खाकर सोने चले जाते हैं। लेकिन आधी रात को फिर उर्मी कुत्तों की तरह भौंकने लगती है। सबकी नींद खुल जाती है। ये आधी रात को कौन चिल्ला रहा है? हमारी पड़ोसन उर्मी चिल्ला रही है। उर्मी के चिल्लाने की आवाज से निया नींद से जाग जाती है और रोने लगती है। नीरज उठकर कमरे की सारी खिड़कियां बंद कर देता है।
लेकिन उसके बाद भी उर्मी की आवाज उनके घर तक आ रही थी। हर्षी की सास भी जाग जाती हैं। नीरज बेटा जरा देख तो उर्मी के घर में क्या हो रहा है। नीरज और हर्षी घर से बाहर निकले तो देखा कि दूसरे पड़ोसी भी जाग गए थे। अरे नीरज भाई, ये क्या हो रहा है? हमें कल ऑफिस भी जाना है। सारे लोग उर्मी की आवाज सुन रहे थे। वो अपने पति से कह रही थी, मुझे अभी के अभी ये टीवी मेरे कमरे में चाहिए। लेकिन उर्मी, अभी रात के 2 बजे हैं। इतनी रात में ये काम कौन करेगा? मैं संडे को बढ़े बुलाकर करवा दूंगा। तुम्हें मैं कितने दिनों से बोल रही हूँ, लेकिन तुमने नहीं कराया। मैं रात को टीवी देखकर सोती हूँ। अब से मैं बाहर टीवी नहीं देखूंगी। उर्मी के घर के बाहर बहुत सारे लोग जमा हो गए थे। नीरज ने उर्मी के घर की घंटी बजाई। अतुल ने दरवाजा खोला। क्या हुआ भाई साहब? ये तो हम लोग पूछना चाहते हैं कि रात के 2 बजे आपके घर में क्या हो रहा है? हमें सुबह ऑफिस जाना होता है। इस तरह से रातों को हमारी नींद खराब करोगे तो हम नौकरी कैसे करेंगे? मैं उर्मी को शांत कराने की कोशिश करता हूँ। आप रहने दो जी, भाभी जी को मैं शांत करता हूँ। मुझे टीवी लगाना आता है। मैं आपके कमरे में टीवी लगा दूंगा। ऐसा कहकर मिस्टर छाबड़ा उर्मी के घर में घुस जाते हैं और उर्मी के कमरे में टीवी लगा देते हैं। भाभी जी, अब आप खुश हो ना? अब आप सो जाओ और हमें भी सोने दो। जी भाई साहब। इन सब में सुबह के 4 बज गए थे। नीरज दोबारा सो तो जाता है, लेकिन सुबह वो देर से जागता है और उसे ऑफिस जाने में देर हो जाती है। ओहो, आज तो बहुत देर हो गई। अब समझ में आया कि उर्मी के भौंकने की वजह से हमें कितनी परेशानी झेलनी पड़ती है। हाँ यार, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं? कुछ दिन शांति से गुजरता है, लेकिन एक दिन फिर उर्मी किसी से लड़ रही होती है। ये तो उर्मी की आवाज है ना, लेकिन इस बार आवाज बाहर से आ रही है। लगता है वो किसी बाहरी आदमी से लड़ रही है। हर्षी खिड़की से देखती है कि उर्मी सोसाइटी के गेट पर खड़े गार्ड से लड़ रही थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऑर्डर को गेट पर रोकने की? हाँ मैडम, मैंने आपको बहुत बार फोन किया, लेकिन आपने फोन नहीं उठाया। हमारे मैनेजर का ऑर्डर है कि बिना इजाजत किसी बाहरी व्यक्ति को अंदर नहीं जाने देना है। कहाँ है तुम्हारा मैनेजर? उसे अभी मेरे सामने बुलाओ। गार्ड मैनेजर को बुलाता है। उर्मी उसके साथ भी बदतमीजी करती है। इस बीच ऑर्डर लेकर आया हुआ व्यक्ति बार बार उर्मी से कहता है कि वो पेमेंट कर दे, लेकिन वो तो किसी की सुन ही नहीं रही थी। हर्षी खिड़की से सारा नजारा देखकर अपनी सास को बताती है। गार्ड को भी नहीं बख्शा, हद है ये लड़की। उस दिन जब हर्षी शाम के वक्त निया को लेकर पार्क में जाती है तो वहाँ मिसेस चोपड़ा मिलती हैं। अरे हर्षी, तुम्हें पता है कि आज क्या हुआ? क्या हुआ? वो तुम्हारी पड़ोसन है ना उर्मी। क्या किया उर्मी ने? उसने गार्ड मनोहर के खिलाफ पुलिस में कंप्लेन कर दी कि वो उसके साथ बदतमीजी कर रहा था। बेचारे मनोहर को पुलिस थाने ले गई है, जबकि पूरी सोसाइटी जानती है कि कौन किसके साथ बदतमीजी कर रहा था। हम मनोहर के साथ गलत नहीं होने देंगे, हमें उसे बचाना होगा। हाँ, लेकिन हम कर क्या सकते हैं? हम सब थाने चलते हैं और पुलिस से कहेंगे कि मनोहर अच्छा इंसान है। ठीक है, लेकिन मेरे पति के आने का वक्त हो गया है। क्यों ना हम सब अपने अपने पतियों के साथ चलें? ठीक है। सोसाइटी की सारी महिलाएं अपने अपने पतियों के साथ थाने जाती हैं और मनोहर को बचाकर वापस ले आती हैं, जिसके बाद सोसाइटी की तरफ से उर्मी को कहा जाता है कि वो दोबारा किसी गार्ड के साथ बुरा व्यवहार ना करे। लेकिन उर्मी कहाँ सुधरने वाली थी। उसके कुत्ते की तरह भौंकने की आदत दिन पर दिन बढ़ रही थी। वो शायद ये भूल गई थी कि वो इस सोसाइटी में किराए के मकान में रहती है। उसके भौंकने की आदत से परेशान होकर सोसाइटी के लोगों ने उसके मकान मालिक से उसकी शिकायत कर दी। एक दिन अचानक उसके मकान मालिक शर्मा जी उर्मी के घर पहुंच गए। अरे अंकल, आपने आने से पहले बताया भी नहीं। अरे भाई, अपने घर में आने से पहले बताना पड़ेगा क्या? माफ कीजिएगा अंकल, ये घर आपका नहीं मेरा है। क्या कहा? ये तुम्हारा घर है? हाँ, हम आपको किराया देते हैं ना, तो ये घर हमारा हुआ। जिस दिन हम यहाँ से चले जाएंगे उस दिन ये घर आपका हो जाएगा। या जिस दिन मैं तुम लोगों को इस घर से निकाल दूंगा उस दिन ये घर मेरा हो जाएगा। ऐसे कैसे आप हम इस घर से निकाल देंगे? हाँ। और फिर उर्मी शर्मा जी के साथ भी बदतमीजी करने लगती है और कुत्ते की तरह जोर जोर से भौंकने लगती है। गुस्साए शर्मा जी ने तुरंत उर्मी के पति अतुल को फोन किया और उसे घर बुलाया। अतुल ऑफिस से भागा भागा घर आता है। क्या बात है अंकल, आपने मुझे अर्जेंट में क्यों बुलाया? अतुल, मेरा घर अब खाली कर दो। अतुल सारी बात समझ जाता है। वो शर्मा जी से बार बार माफी मांगता है, लेकिन शर्मा जी कहाँ सुनने वाले थे। अतुल को उसी दिन घर खाली करना पड़ता है। उर्मी के जाने के बाद हर्षी, उसका परिवार, बल्कि पूरी सोसाइटी ने चैन की सांस ली। Please subscribe this channel.